हेलो दोस्तों। तो एनपीसीआईएल की तरफ से रिक्रूटमेंट कुछ नोटिस आई है, उसको देखते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है थोड़ा मिस गाइड हो चुके हैं इस पोस्ट के बारे में। जो लोग परमानेंट बेसिस वगैरह लिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको बनाना चाहिए। और ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि खराब अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट ये रेगुलर से कैसे डिफरेंट है ये भी तो देखना जरूरी है। ये रेगुलर से कैसे डिफरेंट है ये भी तो देखना। तो एनपीसीआई रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से रिक्रूटमेंट पोर्टल में अंदर सारी चीजें दिखेंगी। उसमें ये वाली जो है ना, ये वाली एडवर्टाइज, इसके बारे में बहुत आजकल चर्चा हो रही है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? फिक्स टर्म, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इससे पहले जो सिविल, यानी हम इंजीनियर की बात कर रहे हैं, तो जो सिविल और मैकेनिकल वगैरह की जो रिक्रूटमेंट होती थी वो गेट के थ्रू होती थी। तो ये गेट के थ्रू वाली नहीं है। ये जो फिक्स टर्म वाली है, इसको हम डिटेल में भी खोलकर देखते हैं। ये गेट के थ्रू वाली ये क्या होती है? ये परमानेंट जॉब होती थी। और ये साइंटिफिक ऑफिसर वाली जॉब होती है। कौन सी? साइंटिफिक ऑफिसर वाली जॉब। मेरे पास इसका मेल भी आया था। ठीक है, मैंने भी कभी बहुत टाइम पहले अप्लाई किया था, तो मुझे थोड़े टाइम पहले मेल भी आया था। मैं आपको मेल भी बताता हूँ। तो ये वाली जो थी ना, जो 2018, 2019 और 2020 के बेस गेट के उस पर, गेट के स्कोर के बेसिस पर, ये वाली कंप्लीटली क्या थी? साइंटिफिक ऑफिसर के ऊपर थी। और ये वाली जो पोस्ट है ये परमानेंट थी, लाइफ टाइम थी। ठीक है, और अभी वो फिक्स टर्म वाले में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। तो ये पहले मैंने आपको परमानेंट वाली बताई कि परमानेंट वाली थी वो गेट के स्कोर पर थी, और वो भी होगी जो 2020 तक हुई। 2021 से आना बाकी है, अब वो कब आएंगी वो नहीं पता। लेकिन अभी जो नई आई है, इसको गेट से कंबाइन मत करो। ठीक है, अभी वाली जो रिक्रूटमेंट है उसका गेट से लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पहले गेट के थ्रू इस तरीके से रिक्रूटमेंट आती थी, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट होती थी, अलग अलग पोस्ट होती थी। और ये आप देख सकते हो। बट अभी गेट वाली नहीं है। अब वो जो गेट वाली आती थी उसका मुझे मेल भी आया था, देखो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, फ्रॉम द गेट स्कोर वी हैव फाउंड। उसके बाद मैं गया ही नहीं, फिर इंटरव्यू वगैरह आगे मैंने प्रोसेस ही नहीं किया। एनपीसीएल इज प्रोसेस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट from the gate score we found you are eligible for applying for the post of ET20 under the recruitment। तो ये गेट वाली जी थी, ये परमानेंट थी, परमानेंट थी। अब बात करते हैं वो फिक्स वाली की। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझा। बहुत सारे लोग इसको ये समझने लगे कि एनपीसीआईएल ने गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट छोड़ दिया। वो अलग पोस्ट है दोस्तों, ये वाली पोस्ट अलग है और ये वाली पोस्ट अलग है। ठीक है, इसमें भी सिविल इंजीनियर है, इसमें भी सिविल इंजीनियर था, बट इसका जो है वो परमानेंट बेस था, वो गेट के ऊपर थी, साइंटिफिक ऑफिसर की। अब इसको खोलकर देखते हैं जो अभी आई है फिक्स टर्म वाली। ठीक है, जो फिक्स टर्म वाली आई है, आपने ये समझना ना, ये काफी डिसेंट जॉब थी। ठीक है, जिनका हो गया वो अच्छी बात है। मैंने तो फिर अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि मैं एलिजिबल था, फिर भी मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अब मुझे उसमें जाना ही नहीं था बाद में। ठीक है, तो अब ये अगर हम करें, ठीक है, ये फिक्स टर्म वाली आप ओपन करो। तो फिक्स टर्म वाली ओपन करोगे तो शुरुआत में तो क्या है भाई, ये हिंदी हिंदी में दिया हुआ है, अच्छी बात है। अब लेकिन हम इंग्लिश वाला देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है फिक्स टर्म। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है दोस्तों। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज भी बताऊंगा, बहुत सारे लेकिन इसके परमानेंट लेकर चला दिए, परमानेंट लेकर चला दिया। और परमानेंट में इतना बड़ा बड़ा अक्षर से फिर बोलते हैं कि 61,400 पर मंथ। ये मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इसकी थोड़ी कंडीशन तो जान लो थोड़ा डिटेल में। पहले तो आप ये देख लो दोस्तों कि इसके अंदर एलिजिबल कौन कौन से हैं। इसके अंदर सिविल इंजीनियर एलिजिबल है, 11 वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन है भाई रेगुलर बी, 60% मार्क्स से होना चाहिए, दैट्स इट, इतना काफी है भाई। और कोई गेट स्कोर वेट स्कोर यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, और आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने 60% किया है तो आप एलिजिबल हो गए, दैट्स इट। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, ये भी काफी मजेदार चीज है, उसके बारे में मैं आपको गाइड भी कर दूंगा जब वो कॉलम आएगी सिलेक्शन पर। अब यहाँ पर 18 से लेकर 35 साल, बहुत लंबी एज लिमिट है। मतलब मेरे को लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा क्राउड उमटेगा, क्योंकि 18 से लेकर 35 तक। ठीक है, एज लिमिट हो गई 18 to 35। मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। वो भी किसके लिए? नॉर्मल कैटेगरी के लिए। SC ST और OBC NCL के लिए तो हो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर तो ज्यादा ही हो जाएगी फिर। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ पोस्ट है, लेकिन इन्होंने एज का क्राइटेरिया SC ST और OBC के लिए भी दिया है, जो नीचे आएगा उनके अंदर एज रिलैक्सेशन होता है, तो उनके अंदर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
अब ये टोटल इन्होंने 26 निकाली है, ये टोटल इन्होंने वैकेंसी का कैलकुलेशन कर दिया। ये इसका मतलब ये मत समझना कि सिविल वाले 11 वैकेंसी जनरल की नहीं है। अरे ये टोटल 26 है, ये टोटल 26 में से ये लोग लेंगे जनरल वाले को, यानी कि अनरिजर्व वाले को 13 लोग ले लेंगे ये, ठीक है, 13 लोग ले लेंगे अनरिजर्व वाले को। ये कैसे लेंगे वो हम देखते हैं, और डेफिनेटली 61,400 पर मिलेगा। अच्छी है, अच्छी खासी सैलरी है। बट यहाँ पर एक बार दोस्तों, यहाँ पर एक बार पढ़ लेना, जो बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड किया है उसको थोड़ा, मैं इसीलिए मुझे ये बनाना पड़ा यार, मुझे लगा लोग मिसगाइड हो रहे हैं, परमानेंट जॉब नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, इसको समझते हैं, ठीक है। फिक्स्ड टर्म अपॉइंटमेंट, FTA, बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है, 2 years इतना पढ़ लिया, यानी ये कि 2 साल के लिए FTA होगा, 2 साल के लिए FTA होगा। और भी लिखा है, ये और वाले को समझते हैं दोस्तों, अब ये और वाले को समझते हैं। और क्या लिखा है, और में लिखा है, और टिल सिलेक्शन ऑफ पर्सनल ऑन रेगुलर बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये दो क्राइटेरिया है, या तो आपका रेगुलर सिलेक्शन हो जाए, मतलब इसका मतलब क्या हो पता है, ये 61,400 आपको कब तक मिलते रहेंगे इसकी बात है, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलता रहेगा इसकी बात, ये FTA वाला कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलता रहेगा इसकी बात है। तो ये दो क्राइटेरिया हो गए, 2 साल FTA के ये कंसिडर किए जाएंगे, और रेगुलर बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब मान लो कि रेगुलर बेसिस पर या तो गेट के थ्रू हो सकता है, या तो वहां पर और कोई नया क्राइटेरिया उसके थ्रू हो सकता है, बाकी गेट के थ्रू तो इसमें परमानेंट बेसिस पर हो ही जाता है। तो ये दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, मान लो कि आप गए वहां पर ज्वाइन किया और आपका गेट का अच्छा स्कोर भी है, उन्होंने 2021 का रिक्रूटमेंट निकाला और आपका रेगुलर बेसिस पर हो गया, तो अब ये FTA वाला कॉन्ट्रैक्ट रद्द, अब आप हो गए रेगुलर, या तो और कोई उन्होंने क्राइटेरिया निकाला, और आप 2 साल पहले ही अगर आप रेगुलर बेसिस पर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप ये FTA वाला क्राइटेरिया रद्द, और आप रेगुलर बेसिस पर सिलेक्ट हो गए, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप रेगुलर बेसिस पर हो गए। जैसे ही आप FTA में थे, जैसे ही रेगुलर में हुए, तो आपका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, FTA का ये वाला अमाउंट बंद हो जाएगा, और जो रेगुलर का होगा, जो पर्क्स वगैरह मिलेंगे वो रेगुलर वाले हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बट द थिंग इज दैट, अगर आप रेगुलर में सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, इन दोनों का मिनिमम जो टाइम है वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अगर आप 2 साल के अंदर रेगुलर में सिलेक्ट नहीं हो, मतलब रेगुलर के अंदर 2 साल से ज्यादा लगे, मतलब सिलेक्ट नहीं हुए, तो ऑब्वियस बात है कि ना, तो 2 साल कम हो गए, ठीक है। तो रेगुलर सिलेक्टेड और 2 साल में से कम कौन सा हुआ, जब आप 2 साल में सिलेक्ट नहीं हुए, तो 2 साल वाले, तो बस 2 साल तक आपका FTA रहेगा, ठीक है। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट ये 2 साल तक रहेगा। तो मैंने ये आपको डिटेल में समझा दिया, कोई जिस बात को नहीं समझ रहा था इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, बाकी तो मैं डायरेक्टली PDF लिंक शेयर ही कर देता था, बट ये मेरे हिसाब से आपको जानने की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये वाले पॉइंट को डिस्क्राइब कर दिया कि अगर आप 2 साल के अंदर रेगुलर सिलेक्टेड हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 2 साल के अंदर रेगुलर सिलेक्टेड नहीं होते हो, तो फिर 2 साल का जो क्राइटेरिया है उसको कंसिडर किया जाएगा, और 2 साल तक आपका FTA चलता रहेगा, मतलब 2 साल तक 61,400 मिलते रहेगा, दैट्स इट। ये सही में समझ। तो सेकंड पॉइंट मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट था, बाकी चीजें तो आप PDF खोलकर पढ़ ही सकते हो, बट ये मिसगाइडेड बहुत सारे लोगों ने किया था इसको परमानेंट जॉब बताकर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये है कि इसके अंदर कोई भी बढ़ा हुआ और नहीं मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा वो 61,400 के हिसाब से मिलेगा। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट के नो इंक्रीज लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों से क्या लिखा हुआ है, नो इंक्रीज इन द रिम्यूनरेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ द फिक्स टर्म पीरियड, द रिम्यूनरेशन शैल बी रिड्यूस इन केस ऑफ एब्सेंट वर्क, जहां पर आप एब्सेंट हो गए वहां पर रिड्यूस भी हो जाएगा। चलो, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट आपको पता ही है, यहाँ पर लिखा ही होगा कि उनका जो अपर लिमिट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, और बाकी की सारी चीजें लिखी हुई है, कि आपको अकोमोडेशन, कैंटीन फैसिलिटी, सारों में नो ही लिखा है, वैसे तो सारों में ऑलमोस्ट नो ही लिखा है, ठीक है। हाँ, अगर उनके काम से कुछ जा रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात आई और कंपनी का काम है कुछ, तो वो आपको उनका जो है वो दे देंगे, चार्ज दे देंगे, या तो कंपनी का व्हीकल होगा तो कंपनी के व्हीकल से लिखा है। इफ कंपनी ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल द सेम विल बी नॉट बी प्रोवाइडेड, क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम रेसिडेंट्स टू वर्क प्लेस एंड वाइस वर्सा मे बी प्रोवाइडेड इन पर्टिकुलर रूट, जो पर्टिकुलर रूट होगा वहां पर ही होगा, ऑन चार्जेबल बेसिस। यहाँ पर भी लिखा है चार्जेबल बेसिस, मतलब आपको पूरा जुगाड़ 61,400 में से करना है, ठीक है। ऑन चार्जेबल बेसिस लिखा है, मतलब वो फ्री नहीं होगा,
ठीक है। और अगर जहां पर रूट नहीं होगा वहां पर तो आपको खुद ही अरेंजमेंट करना है। मेडिकल फैसिलिटी क्या लिखा है इन मेडिकल, अच्छा वहां पर जो होगी उनके पास उसमें करवा देंगे, वरना नहीं होगा। कैंटीन फैसिलिटी, नो कैंटीन शेल बी पेएबल, ठीक है। इफ पोस्टेड एट प्लांट साइड नो कैंटीन सबसाइड बी पेएबल, चलो ये लिखा है। और क्या लिखा है, ज्वाइनिंग टाइम ट्रैवलिंग अलाउंस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, वो भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म के लिए कोई नहीं चार्ज वगैरह नहीं मिलेगा और कोई आइटम प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बोनस वोनस कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है बोनस वोनस आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको 61,400 में से जुगाड़ करना है। 61,400 अच्छा अमाउंट है, उसको यूटिलाइज करके आपको करना है। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस और अवॉर्डेड इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और द फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट इज अ फॉर फिक्स टर्म। अगेन 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 जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, द फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट इज फॉर अ फिक्स टर्म एंड एट द एंड ऑफ said period of appointment shall be stand terminated automatically from the fixed term service of company, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था। द कैंडिडेट शैल हैव नो क्लेम, द कैंडिडेट shall have no claim whatsoever for continued employment or for regular employment in company under any circumstance। तो भाई ये पॉइंट देख लेना यार, लोगों की बातों में लोग व्यूज के लिए कुछ भी लिखते हैं, परमानेंट परमानेंट बेसिस पे लिखते हैं, ये सारे पॉइंट तुम पढ़ लो अच्छे से। बाकी लोगों के बढ़ावे चढ़ावे में मत आना कि परमानेंट बेसिस पर हो सकता है कि कोई बेचारा अच्छा बंदा अच्छी तैयारी कर रहा हो और फिर वो सोचेगा यार गेट के बिना ही अगर परमानेंट मिल रहा है तो फिर गेट की तैयारी क्यों दे, है ना। ईएसी के बिना ही अगर परमानेंट मिल रहा है तो ईएसी क्यों करे, एसएससी जेई के बिना ही अगर परमानेंट मिल रहा है तो एसएससी जेई क्यों ले, अगर जीपीएससी या स्टेट सर्विस के बिना ही अगर परमानेंट मिल रहा है तो क्यों दे। तो दोस्तों ये परमानेंट नहीं है। अगर आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखो, ठीक है। इसमें पूरे क्राइटेरिया पूरे पढ़ लो, नहीं तो बच्चों के मन में यही आएगा ना सवाल कि यार जब ये परमानेंट बिना गेट के या बिना कंपटीशन के मिल रहा है तो क्यों ना इंटरव्यू में जाके बैठ जाए और परमानेंट हासिल कर ले। तो ये परमानेंट नहीं है, यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। लोगों ने थोड़ा मिसगाइड किया है इस नोटिफिकेशन के बारे में, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी तो आप समझदार ही हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने काफी सिंपल रखा है, आप इंटरव्यू दो। वो भी क्या लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ऑब्वियस बात है यार, यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आएंगे, यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आएंगे आएंगे और आएंगे। सबसे पहला कारण है इसका कि इसके अंदर कोई फीस नहीं है, नो फीस लिखा हुआ था। और उसका बाद एज लिमिट का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा लंबा रख दिया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी 60% है और उसके अलावा यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन होंगे। और यहाँ पर लिखा है सिलेक्टेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, सिलेक्टेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। और उसके बाद उनको अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी चीज। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्री बैठे हो और अगर आपको कंपटीशन में मन नहीं है तो डेफिनेटली करना चाहिए। बाकी मेरा पर्सनल सजेशन मानोगे तो अगर आप कंपटीशन के अंदर हो और अगर आप आईआईटी वगैरह के लिए तैयार करते हो और एमटेक, मेरे हिसाब से तो अभी भी आईआईटी के अंदर का एमटेक सबसे बेस्ट है भाई। अगर आप एमटेक वगैरह के लिए पैशनेट हो और आईआईटी के लिए तैयार करते हो तो इस सारे नोटिफिकेशन में आपको पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ने की नीड नहीं है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, आईआईटी एमटेक में जाओगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे कंपेयर टू दिस काइंड ऑफ फिक्स टाइम अपॉइंटमेंट। फिक्स टाइम अपॉइंटमेंट से बेटर है आईआईटी का एमटेक। चलो और क्या बताऊं मैं, और बस बाकी सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, बाकी सारी आप चीजें पढ़ सकते हो। हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, आपको पता ही है कैसे अप्लाई करना है। इसका जो नोटिफिकेशन डेट चालू होगा, कब से चालू हो रहा है दोस्तों, 9/7 से चालू हो रहा है, ठीक है। मतलब आज कौन सी तारीख हुई, 3/3/7 हुई, बस अब 6 दिन के बाद चालू हो जाएगा। और कब तक रहेगा, 29/7 तक रहेगा। अगर आपको अप्लाई करना हो तो ये सारी चीजें आप पढ़कर अप्लाई कर देना, फिर ध्यान से क्या क्या चाहिएगा इसके अंदर। मैं सबसे बेकार बात बता दूं, क्योंकि एनपीसीआईएल का मुझे तो गेट के थ्रू ऑफर आया था ना, वो मैंने भरा नहीं, वो बता लगे। लेकिन जो लोग भर रहे थे वो मुझे बता रहे थे कि यार एनपीसीआईएल का है ना, ये जेपीजी वाला फॉर्मेट बहुत बेकार है। तो ये पहले से तैयार रख लेना, आपके पास 6 दिन का समय है, ठीक है। तो ये जेपीजी वाला का फॉर्मेट था वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये 20 KB और ये सब पहले से करके रखना, आपके पास 6 दिन है, जैसे ही चालू हो वैसे ही जल्दी आराम से भर दो। तो ये आप पहले से ही तैयार करके रखो। और ये आपका रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर, खास करके सिग्नेचर का ध्यान रखना है। रिसेंट फोटोग्राफ में तो एक्सेप्ट हो जाएगा कुछ, उसकी लिमिट भी काफी अच्छी है ये वो, बट ये सिग्नेचर में यार एक्सेप्ट ही नहीं करता ये पिक्सल वगैरह।
और 20 केबी और उसका साइज जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो जो लोग करने वाला हूँ उनके लिए मैं पर्सनली यही बोलूंगा कि ये सिग्नेचर का क्राइटेरिया देख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लास्ट टाइम इवन मेरा भी था ना, तो मैंने देखा था कि वो सिग्नेचर वाला अप्लाई ही नहीं हो रहा था ये वाला, ठीक है। तो ऐसा मत करना, पहले से आप रेडी रखना सिग्नेचर वाला अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो। और बाकी चीजें आज वो काफी चीजें पढ़ सकते हैं आप, अंदर ही लिखी हुई है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट लिखा ही हुआ है, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी है नो डाउट यार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हो सकता है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। बट मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर आप आईआईटी के लिए तैयार कर रहे हो या कोई अच्छे कंपटीशन में तैयार करो और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो कंपटीशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है यार कंपटीशन में मजा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है ये वो, तो आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है, अप्लाई करने में कोई क्या बुराई है, आपका कोई यहाँ पर फीस तो नहीं लग रहा, ठीक है। और सिर्फ इंटरव्यू ही देना है। और यहाँ पर हाँ, इंटरव्यू के बारे में मैं ये कह रहा था कि देखो, एक तो होता है बीएआरसी का इंटरव्यू, एक तो होता है बीएआरसी का इंटरव्यू, ठीक है। और बीएआरसी का इंटरव्यू सभी को पता है एकदम 1 कलाक का चलता है, यानी कि 1 आवर के आसपास चलता है। और काफी डिटेल में काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं बीएआरसी के। और जस्ट बीएआरसी के नीचे वाला जो कहा जाए तो वो एनपीसीआईएल का इंटरव्यू आता है, ठीक है। एनपीसीआईएल का, अब ये मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस वो बता रहा हूँ जो साइंटिफिक ऑफिसर वाला था, यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर वाला नहीं है, तो अब इंटरव्यू का जो लेवल है वो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, बट ऑब्वियस बात है कि जब वो इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहे हैं तो, और वो भी इतने सारे हो गए, तो उनको इंटरव्यू क्राइटेरिया थोड़ा टफ रखना पड़ेगा, इंटरव्यू क्राइटेरिया थोड़ा टफ रखना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो मैं ऐसा बता रहा था कि एक तो होता है बार्क का इंटरव्यू, बस ऐसा समझो कि उसी के काइंड ऑफ एनपीसीआईएल का इंटरव्यू जो साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट जो थी गेट के थ्रू, उसके लिए होता था, ठीक है। गेट के थ्रू वाले का अब ये गेट नहीं है, तो और यहाँ पर 60% क्राइटेरिया है सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वालिफिकेशन का, मिनिमम क्वालिफिकेशन का। तो अब यहाँ पर क्या बोलता हूँ मैं, इंटरव्यू के अंदर प्लस माइनस हो सकता है, गेट के लेवल का ना हो या साइंटिफिक ऑफिसर के लिए लेवल का ना हो, बट तो भी टफ होगा, तो भी डेफिनेटली टफ होगा, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाला है। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट कर दे अगर इंटरव्यू देना है उनको। और बाकी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर डिटेल में मेंशन कर ही दी, आप पढ़ ही सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और जो चीजें मैंने बताई वो आपके ध्यान में रही होगी अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो। और बाकी अपना सिविल इंजीनियरिंग तो चल ही रहा है, गेट के क्वेश्चन हम डाल ही रहे, वो आप रोज दे सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।